हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन प्लेटफॉर्म। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में 11th क्लास का थर्ड लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगी। तो इसमें अपने पढ़ेंगे लवणीय मृदाएं। तो अपने अम्लीय मृदाओं के बारे में चर्चा की थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में अपने लवणीय मृदाओं की चर्चा करेंगे कि लवणीय मृदाएं कौन सी होती है। तो जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयनों की अधिकता होती है, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है, सल्फेट की अधिकता होती है, वो क्या होती है? लवणीय मृदाएं होती है। तो ये कैसे बनती है और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लवणीय मृदाएं। सैलाइन सॉइल। लवणीय मृदाएं या सैलाइन सॉइल कौन सी होती है? जिन मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जिन मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के सल्फेट व कार्बोनेट की अधिकता होती है, वह लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। वो कौन सी मृदाएं कहलाती है? लवणीय मृदाएं कहलाती है। इन मृदाओं में फिनिमेसिल, सोडियम प्रतिशत 15 से कम और EC 4 से अधिक। क्या होती है EC? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत की चालकता क्या होती है? 4 से अधिक होती है। वह pH मान 8.5 से कम होता है। इनको क्या बोलेंगे? लवणीय मृदाएं बोलेंगे। ठीक है, तो इनका सोडियम प्रतिशत 15 से कम और EC क्या होती है? 4 से अधिक होती है। ठीक है, इन मृदाओं की सतह पर सफ़ेद लवण क्या होता है? सफ़ेद लवण होता है, इसलिए इसे सफ़ेद क्षारीय मृदा भी कहते हैं। सफ़ेद क्षारीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने इन्हें सफेद ऊसर मृदा कहा।
क्या कहा था उन्होंने? सफ़ेद ऊषर मृदा, क्योंकि जो सफ़ेद लवण मृदा की सतह पर होता है इस कारण उन्होंने इसे सफ़ेद ऊषर मृदा कहा था। लवणीय मृदा का पौधों पर प्रभाव, लवणीय मृदा का पौधों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है लवणीय मृदा का पौधों पर? देखो, लवणीय मृदा का पौधों पर यह प्रभाव पड़ता है कि लवण की अधिकता के कारण क्या होगा, विलयन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो जब विलयन गाढ़ा हो जाता है तो पौधों की जड़ों में क्या होगा और सूक्ष्म जीवों में क्या होगा कि अंदर जो विलयन पाया जाएगा वो प्रासरण की क्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सारा पानी क्या बाहर निकल जाएगा। तो पौधे की जड़ें और सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं। तो अपने लिखते हैं और अंकुरित नहीं हो पाएगा, लिखेंगे लवण प्रभावित मृदाओं में अंकुरण सही नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं कि लवणों की अधिकता के कारण लवणों की अधिकता के कारण मृदा का विलयन क्या होगा, मृदा विलयन गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिस वह परंतु पौधों की जड़ों में उपस्थित जल व जीवद्रव्य पतला होने के कारण प्रासरण क्रिया क्या होती है कि जहां से पतला होगा वहां से जाडे की तरफ, मतलब गाढ़े की तरफ चलेगा। तो विलयन जो भी, एक पतला विलयन होगा, एक गाढ़ा विलयन होगा, तो पतले विलयन वाला गाढ़े विलयन में जाके मिल जाएगा। ये होती है प्रासरण क्रिया। प्रासरण क्रिया से मृदा विलयन में आ जाते हैं। क्या होगा कि जो जड़ों में उपस्थित जल व जीवद्रव्य होगा वो पतला होगा, तो प्रासरण की क्रिया से क्या होगा, मृदा के गाढ़े विलयन के अंदर आ जाएगा, जिससे पौधों में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, वह पौधे मुरझा जाते हैं। क्या होंगे, पौधे मुरझा जाएंगे। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि लवणीय मृदा बनने के कारण, लवणीय मृदा बनने के कारण क्या कारण होते हैं लवणीय मृदा बनने के, तो अपने उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है लवणीय मृदा के बनने का, जो मृदा अम्लीय बनती है, जो मृदा वो किस कारण से बनती है, ज़्यादा पानी के कारण बनती है। तो जो शुष्क मृदा होगी उससे क्या होगी, शुष्क मृदा, शुष्क व शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। अब जहाँ की जलवायु सूखी या
आधी सूखी होगी, वहाँ की मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। किस प्रकार से अम्लीय होगी वहाँ की मृदाएं, पानी की कमी के कारण क्या होते हैं, पानी की शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जल में घुलनशील क्षारक नीचे मृदा में निचले सतहों में नहीं जा सकते। क्या होगा, निचली सतहों में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे क्षारकों की, लवणों की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। लवण, जल में घुलनशील लवण मृदा में नीचे नहीं जा पाएंगे, जिससे क्या होगा, मृदा में क्या इसकी अधिकता हो जाएगी। और क्या होगा, जब वाष्पीकरण अधिक होगा शुष्क क्षेत्रों में, वाष्पीकरण के कारण लवण मृदा सतह पर आ जाते हैं। क्या होगा, जब लवण वाष्पीकरण से पानी ऊपर उठेगा तो लवण क्या हो गए, मृदा के सतह पर रह जाएंगे और पानी क्या होगा, ऊपर वाष्प बन के उठ जाएगा। इसको नोट कीजिए, बाकी अन्य कारण भी अपने पढ़ते हैं। हाँ जी, अपने एक तरीका पढ़ लिया था कि अर्ध व शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु में क्या होती है, लवणीय मृदाएं का निर्माण होता है। दूसरा अपने कारण पढ़ेंगे, उच्च जल स्तर। अब जल स्तर ऊपर होगा तो क्या होंगे, जो नीचे क्या होता है, खारा पानी होता है, अधिकतर क्या होता है, खारा पानी होता है। जब वो जल स्तर ऊपर होगा तो पौधे क्या होंगे, गैसीय प्रभाव के कारण पौधों के क्या होंगे, जड़ों के कारण क्या होंगे, पानी को ऊपर सोखेंगे, और वो पानी क्या होगा कि वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा उड़ जाएगा, वह लवण क्या होंगे, मृदा की सतह पर रह जाएंगे। इसको अपने नोट करते हैं। भूमि में पाए जाने वाले जल में घुलनशील लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या हो गए, बहुत अधिक मात्रा में जल में घुलनशील लवण भूमि में पाए जाते हैं। उच्च जल स्तर मतलब ऊपर पानी की सतह ऊपर होने, उच्च जल स्तर होने से केशिका प्रभाव से केशिका प्रभाव क्या होता है, पौधे जब जल को लेते हैं, केशिका प्रभाव से जल मृदा की क्या आएगा, सतह पर आएगा। जल मृदा की सतह पर आकर वाष्पीकृत हो जाता है, वह लवण मृदा सतह पर रह जाते हैं, जिससे क्या होगा कि लवणीय मृदा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अपने पढ़ते हैं लवणीय जल से सिंचाई। तीसरा क्या है, लवणीय जल से सिंचाई। अब लगातार अपने क्या करेंगे, लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो भूमि में लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी।
जब लगातार लवणीय जल से सिंचाई की जाती है, कुछ जल तो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। क्या होगा कि कुछ जल को तो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और कुछ जल क्या होगा, वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है और लवण भूमि की सतह पर रह जाते हैं, जिससे क्या होगा, लवणीय मृदा का निर्माण होगा। अपने अगला पढ़ते हैं अवमृदा की कठोर परत। अवमृदा की कठोर परत। अवमृदा क्या होती है, जो निचले क्षेत्र की मृदाएं होती है, नीचे पृष्ठ मृदा से जो नीचे की 1 से 15 सेंटीमीटर के नीचे की जो मृदा होती है वो अवमृदा कहलाती है। उनमें कठोर परत का निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है, अपने बार बार एक ही गहराई पर जुताई करेंगे तो कठोर परत का निर्माण हो जाएगा। तो उसमें जल क्या हो जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल में घुलनशील लवण वहीं एकत्रित हो जाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे। लिखेंगे कठोर परत के कारण जल भूमि की निचली सतहों में नहीं जा पाता है, जिससे जल में घुलनशील लवण भी वहीं एकत्रित हो जाते हैं। ऊपर वाले भूमि में क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाते हैं। अब यदि नीचे चला जाता तो उसके साथ जल के साथ लवण भी घुल के नीचे चले जाते। अपने 5वां पॉइंट पढ़ते हैं खराब जल निकास। खराब जल निकास। अब क्या होगा कि अपना जल निकास सही समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, जो जल में घुले हुए लवण हैं, जल तो क्या होगा, कुछ समय लवण जल के सूख जाएगा, कुछ समय बाद सूख जाएगा जल। तो जल के सूखने के पश्चात मृदा सतह पर ही रह जाते हैं। तो क्या होगा, जब जल में घुलनशील लवण होंगे वो नीचे नहीं जाएंगे, वहीं जल में घुलनशील रहेंगे, जल निकास नहीं करेंगे जल में घुलनशील होंगे वो तो नीचे चले जाएंगे, परंतु जल में घुलनशील नहीं होंगे, जल के साथ रहेंगे वो, और जल को खेत से बाहर नहीं निकालेंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, तो जल तो सूख जाएगा, या तो नीचे चले जाएगा, निक्षालन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुछ वाष्पीकरण से उड़ जाएगा। तो वो क्या होगा कि जो जल के साथ लवण थे वो वहीं पे मृदा की सतह पर ही बने रहते हैं। ये सब था लवणीय मृदाओं के बनने का कारण। अब लवणीय मृदाओं का अपने फसलों पर प्रभाव भी पड़ लिया। अब लवणीय मृदाओं का प्रबंधन पढ़ते हैं कि लवणीय मृदा बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो बहुत सारी इसकी विधियां हैं, अपने एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। लवणीय मृदाओं का प्रबंधन। सबसे पहले अपने प्रबंधन कौन सा देखेंगे, सबसे पहले अपने देखते हैं भौतिक उपाय। फिजिकल मेजरमेंट। अब फिजिकल जो होते हैं अपने मेथड है उनका उपयोग करेंगे। सबसे पहले होता है खुरचना।
अब क्या होता है खुरचने के द्वारा, जैसे जो अपने को ऊपर लवण दिखाई दे रहे हैं उनको अपने क्या होते हैं कि ऊपर से क्या होते हैं, एक छोटी सी पतली सी परत को लवणों को खुरच कर खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लवणों की मृदा की ऊपरी परत जिसमें लवण है उसे खुरचकर खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होगा, उनको खुरचकर खेत से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ए नंबर अपना भौतिक उपाय था, ए नंबर में 1 नंबर अपना था खुरचना, और इसमें अपने 2 नंबर पड़ते हैं लवणों को बहाकर। 2 नंबर लवणों को बहाकर। अब फ्लैश आउट कैसे करेंगे, लवणों को बहाकर कैसे बाहर निकालेंगे कि खेत को जल से भर देते हैं। खेत को क्या करेंगे, जल से भर देंगे। जो जल में घुलनशील लवण होंगे, जल में घुलनशील वह अन्य लवण खेत से क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, खेत से जल में घुलनशील वह अन्य लवण खेत से पानी निकालने पर बाहर निकल जाते हैं। क्या हुआ, अपने पहले खेत से पानी को भर दिया, उसमें कुछ लवण घुलनशील होंगे और कुछ लवण इधर उधर से और आ जाएंगे जो घुलनशील नहीं होंगे पर पानी के साथ में रहेंगे। तो वो पानी अपने क्या होगा, खेत से बाहर निकाल देंगे, तो उसके साथ लवण भी क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तीसरा अपने देखते हैं निक्षालन द्वारा। अब निक्षालन क्या होता है कि जल के साथ लवणों को घुलकर उनका क्या होता है, मृदा में निचले स्तंभ में चले जाना। लवणों का जल के साथ घुलकर निचले सतहों में चले जाना निक्षालन कहलाता है। तो निक्षालन क्या होता है कि जल का लवणों के साथ घुलकर नीचे चले जाना निक्षालन कहलाता है। तो जब लवण नीचे चले जाएंगे तो लवणीय मृदा क्या होगी, नहीं बनेगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं अपने हाँ जी, अपने देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो क्षारीय मृदा में प्रबंधन के काम आते हैं। तो पहले अपना भौतिक उपाय देखा था, दूसरा अपने देखते हैं रासायनिक उपाय। पहला अपना था भौतिक उपाय, दूसरा है रासायनिक उपाय या केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मृदा सुधारक क्या होते हैं। मृदा सुधारक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कुछ धातु होती है जो उस सोडियम को क्या करती है, अलग कर देती है। विनिमयशील सोडियम को अलग कर देती है, मृदा से हटा देती है। तो ऐसे को मृदा सुधारक बोलते हैं। तो इसको लिखते हैं क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम 15% से क्या होता है, कम होता है। सोडियम को अन्य धनात्मक आयन कौन से होंगे, धातु होंगे, द्वारा
क्या किया जाएगा, अन्य धनात्मक आयन के द्वारा मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। उनको क्या बोलते हैं, मृदा सुधारक बोला जाता है, मृदा सुधारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मृदा सुधारक कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मृदा सुधारक है, सबसे पहले अपने देखते हैं जिप्सम। जिप्सम को काम में लिया जाता है। दूसरा अपने देखेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर को काम में लिया जाता है। और तीसरा देखेंगे पाइराइट्स, चूना पत्थर व पाइराइट्स को। अब ये सब क्या लिए जाते हैं, धातु के सोडियम को हटाने के काम में लिए जाते हैं। ये रासायनिक विधियों से उपयोग किए जाते हैं। जैसे सोडियम किसके साथ जुड़ी है, क्ले के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो जब आपने जिप्सम को लेंगे CuSO4 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CuSO4 को लेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम के साथ क्ले का कण जुड़ जाएगा। क्ले का कण किसके साथ जुड़ जाएगा, कैल्शियम, और क्ले के साथ कैल्शियम का कण जुड़ जाएगा और Na2SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, Na2SO। तो ये क्या किया इसने, क्ले के मिनरल्स को हटा दिया इसने। ठीक है, दूसरा अपने देखते हैं इसी प्रकार क्या होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्ले कण है, ये सोडियम के साथ चिपका हुआ है और ये होता है चूना पत्थर। अब ये भी क्या करेगा कि इसको हटा देगा, कैल्शियम प्लस क्ले का कण बन जाएगा, कैल्शियम और क्ले का क्या बन जाएगा, कण बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, Na2CO3। ठीक है, ये चीज़ जो है बन जाएगी। इसी प्रकार पाइराइट्स भी इसी प्रकार क्या होता है कि सोडियम के कणों को हटा देता है, निष्कासित कर देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मृदा प्रबंधन उपाय। पहला था अपना भौतिक, दूसरा था रासायनिक और तीसरा मृदा प्रबंधन उपाय। अब मृदा प्रबंधन उपाय में अपने पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे मृदा नहीं बनती, लवणीय नहीं बनती। अब पहला इसमें पढ़ते हैं खेत की तैयारी व जुताई। अब आपने क्या पढ़ा था, खेत की तैयारी व जुताई। अपने पढ़ा था कि मृदा में जब कठोर परत का निर्माण हो जाता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, जिस वजह से लवणीय मृदाएं बनती है। तो खेत की जुताई करते समय अपने उस कठोर परत को क्या है, तोड़ देते हैं। कठोर परत को क्या तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। एक तो मृदा में बनने वाली कठोर परत को गहरी जुताई से तोड़ देते हैं। दूसरा क्या होगा कि जहां लवणीय भूमि होती है उनको समतल रखना चाहिए, भूमि समतल होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जल का वितरण एक समान होता है। तीसरा, भूमि में उचित नमी होने पर ही जुताई करनी चाहिए। क्या होगा, उचित नमी होने पर ही क्या करनी चाहिए, अपने को जुताई करनी चाहिए। बुआई की विधि,
दूसरा है बुआई की विधि। बुआई है कुंडों में करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? कुंडों में बुआई करनी चाहिए, तो जिससे लवण क्या रह जाएंगे, कुंडों पर, कुंडों की सतह पर रह जाते हैं, वह फसल आसानी से वृद्धि कर सकती है, ठीक है। कुंडों पर सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई की विधि, तीसरा सिंचाई की विधि। अपने क्या करेंगे कि प्रवाह विधि से सिंचाई करने पर जल अधिक होने से क्या होगा, भूमि में लवण नीचे चले जाते हैं, ये सब अपने कृषि विधियों में पढ़ेंगे, कृषि विधियां करेंगे, जिससे फसल क्या होगी, खराब नहीं होगी। अपने उपाय ये कर सकते हैं। चौथा, लवण प्रतिरोधी फसलों व किस्मों का चुनाव। अब क्या करेंगे, लवण प्रतिरोधी जो फसलें होगी वह किस्में होगी, उनका चुनाव करेंगे, जैसे डेंचा, चुकंदर, जौ इत्यादि। ये फसलें क्या होती है, लवणता प्रतिरोधी फसलें होती हैं, इनका फसलों का चुनाव करेंगे। जैसे अब कुछ किस्में होती है जो लवणता प्रतिरोधी किस्में होती है, जैसे कल्याण सोना, गेहूं की कल्याण सोना गेहूं। अब ये किस्मों का चुनाव भी करेंगे तो क्या होगा, अपने फसल प्रतिरोधी किस्में होगी और फसल भी क्या होगी, प्रतिरोधी होगी, तो अपने को नुकसान नहीं होगा। अंतिम पढ़ेंगे पांचवा अपने उचित फसल चक्र। अब फसल चक्र अपने यदि सही अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, लवणीय मृदाएं नहीं बनेगी। जिस प्रकार से धान अधिक पानी जाने वाली है तो अधिक पानी देंगे तो क्या होगा, नहीं बनेगी, और सरसों। अब इस प्रकार से क्या, फसल चक्र अपनाने से भी अपने मृदाओं को लवणीय होने से बचा सकते हैं। अब आज का और इस लेसन का अपना अंतिम टॉपिक है राजस्थान की मृदाएं। तो राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, इतने से एरिया में अपने पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी राजस्थान में मृदाएं होती है। राजस्थान में मुख्य रूप से मृदाओं का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, उसमें उपस्थित पोषक तत्व मृदा संरचना के आधार पर, मृदा व्यवस्था के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो राजस्थान में मुख्यतः क्या होती है, रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। तो मृदाओं को राजस्थान में 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 8 भागों। उनके अपने नाम लिखते हैं। 1 नंबर रेतीली या ब्लूई मृदा, रेतीली या ब्लूई मृदा। इसमें क्या होंगे, रेत ही रेत होगी, जल धारण क्षमता कम होगी, वह इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, सर्वाधिक अंतःस्पंदन समस्या होगी, ठीक है, और यह कम उपजाऊ होती है। उसके बाद में अपने दूसरा पढ़ते हैं भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा। अब भूरी रेतीली मृदा क्या होती है, रेतीली ब्लूई मृदा से क्या होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, वह कुछ जल धारण क्षमता अच्छी होती है। तीसरा अपने पढ़ते हैं लाल पीली मृदा। अब लाल पीली मृदा कुछ क्षेत्रों में राजस्थान के लाल पीली मृदाएं पाई जाती है। और चौथी पढ़ते हैं लाल लोमी मृदा। लाल
लोमी मृदा। यह कृषि की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है, लाल कलर की होती है। और इसमें लाल कलर किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है, आयरन के कारण होता है। ठीक है, चौथा अपने पढ़ लिया। पांचवा पढ़ते हैं दोमट या कछारी मृदा। दोमट या कछारी मृदा, अब ये नदियों से लाई हुई मृदा होती है, दोमट या कछारी मृदा। और फिर आती है काली मृदा। काली मृदा कोटा, बारां, झालावाड़ इनमें पाई जाती है। और ये मृदा होती है कपास व धान के लिए, किसके लिए, कपास व धान के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। सेवंथ मृदा पढ़ते हैं लाल व काली मृदा का मिश्रण। लाल व काली मृदा ये अपने गंगानगर मानगढ़ जिले में पाई जाती है। लाल व काली मृदा गंगानगर मानगढ़ जिलों में पाई जाती है और नदियों से लाई हुई मृदा मानी जाती है। भूरी रेतीली, भूरी रेतीली या कछारी, कछारी मृदा, भूरी रेतीली या कछारी मृदा, ये अपने भूरी या रेतीली मृदा होती है, कछारी मृदा। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है और अपना लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। आपको यह लेसन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तथा जो भी आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं अपने नए लेसन के साथ।